ओलिगोपोली और ओलिगोपोली के अंतर्गत आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम होता है ओलिगोपोली के अंतर्गत वो कैसे निर्धारित होता है। अर्थात ओलिगोपोली जो फर्में होती है वो संतुलन या इस बाजार में ओलिगोपोली मार्केट के अंतर्गत इक्विलिब्रियम कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो चीजों को लीड करता है, दो चीजों को डिटर्मिनेशन करता है। इक्विलिब्रियम संतुलन पहली चीज तो होती है कि इसके अंतर्गत प्राइस हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं, एंड सेकेंड जो होता है वो आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। क्लियर है? लेकिन प्राइस हमने जा देखा कि इसके ओलिगोपोली के अंतर्गत जो प्राइस होता है वो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है स्थिर होता है, दृढ़ होता है। तो जब प्राइस स्थिर होता है तो यानी प्राइस डिटर्मिनेशन की तो बात हम लोग नहीं करेंगे, आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इक्विलिब्रियम देखेंगे कैसे निर्धारित होता, और इक्विलिब्रियम की आपने शर्त देखा ओलिगोपोली फर्में भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती हैं। तो जब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए वही आपकी कंडीशन है कि जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगी। तो आज हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखेंगे कैसे होता है। दूसरी बात, ओलिगोपोली में आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि ओलिगोपोली के अंतर्गत प्राइस स्थिर होता है, केवल आउटपुट जो होता है उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। तो और इस पे कुछ बेसिक्स फीचर हैं, उस पर अभी आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या बन गया? पीएम स्वीजी। ठीक है, पीएम स्वीजी ने जो आपका ये जो मॉडल प्रस्तुत किया, पॉल एम स्वीजी ने ये जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो 1939 में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, पीएम स्वीजी ने अपना सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था, और ये किस लेख में था? डिमांड अंडर कंडीशन ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली ओलिगोपोली के अंतर्गत मांग वक्र यह एक लेख इनका छपा था, और उस पर इन्होंने ओलिगोपोली के अंतर्गत किंक डिमांड कर्व की चर्चा की थी। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किंक डिमांड कर्व पीएम स्वीजी ने जो सिद्धांत दिया कब दिया, मोस्टली बार मैंने देखा है तो 1939 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अब प्रश्न इसमें एक बार फिर से हम कर दें कि जो प्राइस होता है ओलिगोपोली के अंतर्गत वो प्राइस स्थिर होता है, रिजिड होता है, और रिजिड जो प्राइस रिजिड होता है उसका कारण होता है कि यदि प्राइस क्या होता है, उत्पादक प्राइस को बढ़ा दे तो बहुत अधिक ग्राहक कम हो जाएंगे, बहुत अधिक ग्राहक कम हो जाएंगे। क्लियर है? अगर प्राइस ओलिगोपोली के अंतर्गत बढ़ाया जाता, प्राइस 10% बढ़ता है तो ग्राहक घट करके 20% हो जाते हैं। ठीक है, और इस ओलिगोपोली के अंतर्गत अगर प्राइस डिक्लाइन होता है और 10% अगर प्राइस डिक्लाइन होता है तो ग्राहक जो बढ़ते हैं, ग्राहक बढ़ने की संख्या जो होती है वो मात्र और मात्र 20%, या मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 20% ना होकर के 10% से कम दिखाई पड़ता, 7% ही होता है। तो ओलिगोपोली के अंतर्गत कभी भी कोई फर्म अपने प्राइस में से छेड़खानी नहीं करती, क्योंकि प्राइस पॉलिसी या रणनीति अगर कोई बनाती है फर्म तो उनको बहुत अधिक फायदा नहीं होता मार्केट का। इसलिए अल्पाधिकार के अंतर्गत किंक्ड पॉइंट पर जो आपका प्राइस होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, ये हमने चर्चा कल के उसमें किया था लेक्चर्स में कि किंक्ड जहां पर होता है, जहां पर आपका मांग वक्र क्या होता है, किंक्ड होता है, किंक्ड का मतलब मुड़ा होता है, उसी जगह पर जो आपका प्राइस होता है वो स्थिर होता है, दैट इज P1 दैट इज Q1। ठीक है, तो अल्पाधिकार के अंतर्गत जो प्राइस होता है वो किंक पॉइंट पर स्थिर रहता है, और इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी आपकी 0 रहती है। ये पॉइंट नोट रखना, मैंने IAS में कई बार पूछा था कि एट किंक पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी होगी। देखिए ऊपर इलास्टिसिटी कितनी होगी, EP is greater than 1,
नीचे कितनी होगी, EP इज लेस देन 1, लेकिन किंग पॉइंट पर क्या होगी, इलास्टिसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी। ये पॉइंट आप नोट रखना, क्योंकि इस पॉइंट पर प्राइस में चेंज होता ही नहीं है। तो मैंने कई बार एग्जाम्स में देखा है कि ये सिविल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं ये पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो किंग पॉइंट होता है, किंग पॉइंट के ऊपरी भाग में इलास्टिसिटी कैसी होती है, तो आप कहोगे मोर इलास्टिक। ठीक है, यानी जहां पर स्लोप कम होती है, और आपका देखिए जहां पर स्लोप ज्यादा होती है वहां पर लेस इलास्टिसिटी होती है, और एट किंग पॉइंट पर जहां पर प्राइस स्थिर होता है वहां पर आपका इलास्टिसिटी 0 होती है। दैट इज नोटेबल पॉइंट, ये एक आप नोट करने वाला पॉइंट बन जाता है। चलिए अब इस सिद्धांत की मान्यताएं देखिए। इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, बेसिक एजम्पशंस क्या है। पहली मान्यता, एकाधिकारात्मक उद्योग में या ओलिगोपोली में कुछ फर्में हैं। कुछ फर्में का मतलब होता है कि 2 से अधिक फर्में हैं लेकिन बहुत अधिक फर्में नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु अन्य फर्मों की निकट स्थानापन्न है। ठीक है, तो यानी इसमें जो ओलिगोपोली की फर्में होती हैं, जो भी उत्पादन करती हैं, वो निकट स्थानापन्न पाई जाती है, निकट स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। ये पॉइंट नोटेबल हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट स्थानापन्न नहीं होती, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। निकट स्थानापन्न मतलब नियर सब्स्टिट्यूट शब्द का प्रयोग किया गया है। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी होती है। नियर सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आपके पास फेयरनेस की क्रीम कई हो सकती है। ठीक है, आपके कॉस्मेटिक सामान में जो गोरा करने वाली क्रीमें होती है वो कई हो सकती है। दैट में भी आप ए कंपनी बी कंपनी, देखिए सभी दावा करती है कि हम ये काम करेंगे, तो इनको इन कमोडिटी क्या कहेंगे, नियर सब्स्टिट्यूट कहेंगे। ठीक है, तो ओलिगोपोली के अंतर्गत नियर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी पाई जाती है। जैसे आपका आइडिया, ठीक है, आइडिया को आपने, आइडिया के नियर सब्स्टिट्यूट क्या है, जियो। तो इस प्रकार अगर आपको नेटवर्क वीक लगा तो आपने नियर सब्स्टिट्यूट से इसको कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। तो और अल्पाधिकार के अंतर्गत PM स्वीजी ने अपने संतुलन सिद्धांत में ये बात कही कि इसके अंतर्गत नियर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी पाई जाती है, ना कि परफेक्ट, ना कि इनपरफेक्ट। एग्जाम में ऑप्शन यहीं पर प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, वहां पर ऑप्शन आता है ए ऑप्शन, क्या होता, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। आपने कहा नहीं सर ने ये नहीं बताया। दूसरा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है, अपूर्ण यानी पूरी तरह से कहते हैं स्थानापन्न नहीं होती है। तीसरा आपका हो जाएगा नियर, कुछ प्रतिस्थानापन्न होती है। आपको ईस्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। ठीक है, तो दूसरी एजम्पशन होती है, इसके अंतर्गत ओलिगोपोली फर्में, जितनी भी फर्में होंगी उनके द्वारा उत्पादित वस्तु नियर सब्स्टिट्यूट होगा। एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है और 90% लगभग यूटिलिटी देती है दूसरी कमोडिटी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और वो पेन चलना बंद कर दे। ठीक है, मैं बहुत सेटिस्फाई था। ठीक है, मेरे पास कोई पेन है वो चलना बंद कर दे, मैं दूसरी कंपनी का पेन लेता हूं। ठीक है, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता, हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, कभी हार्ड चलता है, कभी स्मूथ नहीं होता, कुछ भी होता, बट 90% मेरी यूटिलिटी को फुलफिल कर देता। दैट इज कॉल्ड नियर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। अब आपका ये कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। तीसरा, एक फर्म की जो वस्तु की गुणवत्ता होती है उसमें विभेद नहीं होता। ठीक है, नियर सब्स्टिट्यूट जो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी है वो लगभग सब में समान होती है। ठीक है, तो ये क्वालिटी, अब क्वालिटी में थोड़ा बहुत अंतर होता है, 10% से ज्यादा अंतर लगभग नहीं होता। चौथा, विज्ञापन व्यय अभी ओलिगोपोली में यहां पर हमने नहीं, इस सिद्धांत में नहीं लिया। यहां पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमने समझाने के लिए विज्ञापन लागतों को नहीं लिया, जबकि ओलिगोपोली की सबसे बड़ी लागत होती है विज्ञापन लागत। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये एग्जाम में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि सर ने बताया कि ओलिगोपोली की विशेषता होती है विज्ञापन में अधिक व्यय, और PM स्वीजी ने जो अपना सिद्धांत बताया उसमें विज्ञापन व्यय को एक्सेप्ट नहीं किया। देखो कितना कंट्रोवर्शियल मैटर आ गया। ठीक है, और यहीं पर आप लोग अधिकतर क्वेश्चन गलत कर देते हो। ठीक है, पांचवा होता है वस्तु की एक निश्चित या वर्तमान बाजार कीमत होती है जिस पर सब विक्रेता संतुष्ट होते हैं। तो जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जो प्राइस किंग पॉइंट पर स्थिर होता है, उस पर सारे सेलर्स क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। सारे सेलर्स इस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं।
आप ये नहीं कह सकते कि सर जरूरी नहीं कि किंग पॉइंट पर जो प्राइस हो वो क्या हो, सभी क्या होते हैं सेलर्स उस पर सेटिस्फाई हो, नहीं, इस पे सारे सेलर्स सेटिस्फाई होते, ये एजम्पशन हम लेकर के चल रहे हैं। 6 पॉइंट आपका होता है, 6 पॉइंट के अंतर्गत प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार अपने प्रतिद्वंदियों के व्यवहार पर निर्भर करता है। जो उसकी स्ट्रेटजी होती है, जो उसका बिहेवियर होता है, किसका, फर्म बिहेवियर, आपने कई थ्योरी पढ़ी होगी, फर्म जो बिहेवियर होता है इट विल बी डिपेंड अपॉन अनदर फर्म बिहेवियर, अनदर फर्म बिहेवियर पर निर्भर करता है कि अन्य फर्म का उसी बिहेवियर को अपना रही है, उसी प्रकार ये फर्म भी बिहेवियर को अपनाएगी, तो फर्म बिहेवियर बहुत ज्यादा पाया जाता है। 7th पॉइंट, यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु को कीमत को घटा करके अपना विक्रय बढ़ाना चाहे, मान लो वो ओलिगोपोली की कंडीशन प्राइस रिजिडिटी को एक्सेप्ट नहीं करता और वो बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप अन्य विक्रेता उसका अनुसरण करेंगे और वो भी प्राइस घटा देंगे। तो अर्थात इकोनॉमी में अगर प्राइस डिक्लाइन करके कोई विक्रेता अपना मार्केट कैप्चर करना चाहता है तो अनदर जो फर्में होती हैं वो आल्सो इस प्रकार की एक्टिविटी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और आपके पास अगर कोई कीमत बढ़ाता है तो दूसरा उसका अनुकरण नहीं करेंगे, मतलब आपने क्या हुआ, आपको नहीं समझ में आया, अगर प्राइस डिक्लाइन करेंगी तो अनदर फर्म भी प्राइस डिक्लाइन करेगी, क्लियर है, जिसके परिणाम स्वरूप आपस में प्रतियोगिता होगी। लेकिन अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ाती है तो दूसरी फर्म कभी भी प्राइस को नहीं बढ़ाएगी, ये बिहेवियर नहीं पाया जाएगा, आप वाइस वर्सा नहीं बोलोगे, ठीक है। सीमांत आगम वक्र जो होता है वो किंग डिमांड कर्व के आधार पर ड्रा किया जाता है। तो ये एजम्पशंस थी जो हमने डिस्कशन किया। अब पॉल एम स्वीजी ने, पीएम स्वीजी ने जब इसको किंग डिमांड कर्व के आधार पर पीएम स्वीजी ने ये माना, पीएम स्वीजी ने ये कहा कि किंग डिमांड कर्व के अंतर्गत जब इन्होंने, ये किंग डिमांड कर्व है और इस किंग डिमांड कर्व के आधार पर जब इन्होंने एमआर वक्र के ड्रा किया तो एक सरप्राइज इनके पास आया। वो सरप्राइज क्या था वो देख सकते हैं। ये आपका किंग डिमांड कर्व है, आपने देखा होगा किंग डिमांड कर्व, ये क्यों है, किंग का मतलब होता है मुड़ा हुआ, और आप देखिए के पॉइंट पर ये मुड़ा हुआ होता है, डी के D1 और आपका इसका ऊपरी भाग डी के भाग दैट इज इलास्टिकल पार्ट है और KD1 पार्ट इन इलास्टिकल है या क्या होता है बेलोचदार है, ठीक है। तो दो प्रकार का होता है, किंग जो के पॉइंट होता है और इसके आधार पर जब पीएम स्वीजी ने एमआर वक्र ड्रा किया तो उनको एक प्रकार से एमआर वक्र में सरप्राइज करने वाली बात मिली। वो क्या थी कि एमआर कर्व जहां पर पहली ढाल थी उसके आधार पर नीचे सीधी रेखा के रूप में आ रहा था, जहां ऊपर लोचदार, ये देखिए आपका लोचदार जो मांग वक्र है जिसकी ढाल कम है डीके, और डीके के आधार पर एमआर वक्र आपकी ओर नीचे एक सीधी रेखा के रूप में गिरता जा रहा था, ठीक है। लेकिन जहां पर ये पॉइंट किंग्ड था, के पॉइंट पर ये किंग्ड था, ठीक है, दूसरी ढाल यहां से प्रारंभ हो रही, ये आपकी बेलोचदार है, दूसरा यहां से आपका प्रारंभ हो रहा था, ये बेलोचदार है। इस बेलोचता के कारण जब इन्होंने आगे एमआर वक्र ड्रा किया तो एमआर वक्र आगे ड्रा करने के परिणाम स्वरूप एमआर कर्व हमको विखंडित प्राप्त हुआ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, अर्थात जो पीएम स्वीजी ने आपका एआर, ये देखिए मांग वक्र क्या हो गया, ये मांग वक्र आपका क्या है, ये मांग वक्र है किंग्ड डिमांड कर्व है, और ये किंग्ड डिमांड कर्व क्या होता है, देखिए दो ढाल का है और इस दो ढाल वाले मांग वक्र यानी एआर कर्व के आधार पर जब एमआर वक्र का क्या किया, प्लॉटेशन किया गया उन्होंने कंप्यूटर की मदद से या अन्य मदद से, तो उन्हें विखंडित एमआर वक्र प्राप्त हुआ और इनके बीच में टूटा हुआ एमआर वक्र प्राप्त हुआ।
आप पॉइंट नोट करिएगा, किंक डिमांड कर्व के अंतर्गत किस प्रकार का सीमांत आगम वक्र, सीमांत राजस्व वक्र प्राप्त होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए विखंडित सीमांत आगम वक्र होता है, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल आंशिक एमआर कर्व होता है, जो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो आपका एआर कर्व प्राप्त हुआ और इस एआर कर्व के आधार पर जो कर्व प्लॉट किया गया वो एमआर कर्व हमें प्राप्त हुआ, और ये एमआर कर्व हमें विखंडित प्राप्त हुआ, अर्थात ये टूटा हुआ एमआर कर्व प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये टूटा हुआ एमआर कर्व जो होता है ये बता रहा था कि आपका जो मांग वक्र है वो विकुंचित है। तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जाता, विखंडित एमआर वक्र कब प्राप्त होता, आप बोलिएगा जब डिमांड कर्व किंक्ड होगा, जब डिमांड कर्व टूटा हुआ होगा, मुड़ा हुआ होगा, तब हमें विखंडित जो होता है, हमें क्या होता है, विखंडित एमआर वक्र प्राप्त होता है। क्लियर है? तो ये आप देखिएगा, और ये जो आपका देखिए डॉटेड पॉइंट मैंने ये ड्रा किया, इतना पोर्शन विखंडित होगा। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये विखंडन की मात्रा कैसे निर्धारित होगी, कितना पोर्शन विखंडित होगा? तो इसका आंसर है ये जितना मुड़ा हुआ होता है, ये देखिए ये जितना मोड़ होता है, इट विल बी डिपेंड अपॉन इट। अगर इसमें मोड़ ज्यादा, इसका एंगल ज्यादा, इसका झुकाव ज्यादा है, तो इसमें विखंडन की मात्रा यानी इसका जो स्पेस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर इसका जो झुकाव है वो कम है, तो इसके परिणाम स्वरूप इसमें विखंडन की मात्रा भी कम होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि ये जो हमें पास एमआर कर्व मिला, देखिए एमआर कर्व आपका सीधी रेखा के रूप में ही मिला, लेकिन विखंडित एमआर कर्व मिला, और इस प्रकार से आपको ये देखे कि एमआर वक्र आपका एआर वक्र आपका किंक्ड होता है, किंक्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ होता है, एंड एमआर कर्व जो होता है वो आपका विखंडित प्राप्त होता है। ठीक है, और विखंडित प्राप्त होता है, ये पॉइंट आपको नोट रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि ये जो आपका प्रश्न है कि आखिर ये जो विखंडन की मात्रा होती है ये कितनी होती है, तो हम इसको एक बार आपको समझाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं कि ये देखिए आपका एआर कर्व है, इसके आधार पर जब उन्होंने एमआर कर्व को प्लॉट किया तो पहले एक सीधी रेखा मिली, और ये सीधी रेखा आपका डी के ऊपरी लोचदार मांग वक्र के आधार पर नीचे की ओर गिरती हुई होती है, और जहां से के पॉइंट होता है, के पॉइंट से जैसे ही लोचदार एमआर कर्व होता है ये आपको विखंडित हो जाता है। विखंडित होने के परिणाम स्वरूप अगर देखिए इस एंगल का मान मैं कम कर दूं, इस एंगल का मान मैं कम कर दूं, और देखो इसको मैंने सीधा करने का प्रयास किया, जब सीधा करने का प्रयास किया और एआर से मैं AR1 की तरफ जाना प्रयास किया, मैंने इस एआर वक्र को सीधा करने का प्रयास किया, तो ये रेड आपको लाइन एक डॉटेड लाइन प्राप्त हुई, और मैंने इसको सीधा हल्का हल्का जैसे नहीं होता लोहे का रॉड, उसको मैंने सीधा किया, तो PM स्वीजन ने पाया कि जो आपका एमआर कर्व था, जो ये स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसमें परिवर्तन आ रहा था, और ये परिवर्तन कुछ ऐसा हो गया था। क्लियर है? अर्थात ये जो स्पेस था किसका, ये इसके बीच का स्पेस था। अब देखिए ये नए AR1 के आधार पर जब हमने MR1 किया तो इसके बीच जो विखंडन का पार्ट था वो कम हो गया। फिर हमने एक AR कर्व और ड्रा किया, दैट इज AR2। मैंने इसको AR वक्र को और सीधा किया, जब AR वक्र को और सीधा किया तो उसके परिणाम स्वरूप एमआर वक्र जो होता है वो उनके बीच का स्पेस और कम हो गया। ठीक है, तो उसके बीच का जो स्पेस होता है वो और कम हो जाता है। आपने यहां पर और देख लिया कि जो स्पेस होता है इसके बीच का देखिए और कम हो गया। चलिए अब मैंने क्या किया, AR वक्र को बिल्कुल सीधा कर दिया। ये जो आप एक येलो लाइन आपने डॉटेड येलो लाइन देख रहे होगे, AR3 मैंने प्लॉट किया। अब यहां पर देखिए कि AR कर्व पूरी तरह से सीधा हो गया। तो जब मैंने MR कर्व खींचा तो MR कर्व भी पूरी तरह से सीधा प्राप्त हो गया।
तो यानी रिजल्ट कंफर्म हो गए। क्या रिजल्ट कंफर्म हुआ कि जो विखंडन का ये रेशियो होता है, ये जो पार्ट होता है, इट विल बी डिपेंड अपॉन जो आपका यहाँ किंग्ड है, इसकी क्वांटिटी पर निर्भर करता कि कितना अधिक कोण झुकाव है, कितना अधिक किंग्ड है। अगर ज्यादा किंग्ड होगा तो स्पेस भी ज्यादा होगा, और अगर किंग्ड की मात्रा कम होगी तो ये जो स्पेस होगा, विखंडन की मात्रा, वो भी कम होगी। अब आपका एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया कि अब आपको समझ में आ गया कि आखिर ये विखंडन की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो आपने कहा कि ये डिपेंड करती है किस पर, ये डिपेंड करती है किंग्ड मात्रा पर। यानी जो किंग्ड पोर्शन होता है, जो आपका झुकाव पोर्शन होता है, किंग्ड जो आपकी मात्रा होती है, इस पर निर्भर करती है विखंडन की मात्रा। विखंडन की मात्रा निर्भर करती है, और अगर झुकाव ज्यादा होगा तो विखंडन का मान भी ज्यादा होगा। ये आप एक थ्योरी जान गए हो। चलो, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जैसे जैसे मैंने एआर कर्व को सीधा किया, उसके परिणाम स्वरूप जो आपका विखंडन है, जो आपका ये विखंडन की मात्रा है, वो लगातार कम होती चली गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, संतुलन के लिए आपने क्या कहा, देखिए जो लागत होती है, वो लागत सदैव क्या होती है, यू आकार की ही पाई जाती है। आपने देखा होगा लागतों में परिवर्तन किसी भी सिद्धांत में नहीं पाया गया। जो लागतें होती हैं सदैव यू आकार की होती है। आपने एआर कर्व में अंतर पाया होगा, कहीं लोचदार, कहीं बेलोचदार, कहीं विकुंचित मांग वक्र, बट आपने जो एसी तथा एमसी कर्व पाए वो हरदम यू आकार के आपने पाए होंगे। तो यहां पर भी प्रोफेसर पीएम सुईजी ने जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत को यू आकार का एज्यूम किया, मार्जिनल कॉस्ट को उन्होंने यू आकार का एज्यूम किया। ठीक है, अब दूसरी बात थी कि संतुलन के लिए इन्होंने भी एक्सेप्ट किया बात, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को उन्होंने स्वीकार किया कि फर्म, ओलिगोपोली फर्म क्या करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को एक्सेप्ट करती हैं, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को एक्सेप्ट करने के कारण एमआर इक्वल टू एमसी पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो यानी जहां पर संतुलन होगा, संतुलन की जगह पर, इक्विलिब्रियम के स्टेज पर सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होगा। ये पॉइंट नोटेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीमांत आगम तथा सीमांत लागत जहां पर होगा, वहीं पर आपका आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा, क्योंकि प्राइस, मैंने बोला कि ऑटोमेटिक किंग्ड पॉइंट पर प्राइस क्या होता है, स्थिर होता है। चलो देखते हैं, ये आपका किंग्ड डिमांड कर्व है, डी के D1, और ये आपका एआर कर्व है। क्लियर है? चलो, अब ये आपका एमआर कर्व है, हमने ड्रा किया। जब एमआर कर्व ड्रा किया तो ये विखंडित हमें एमआर मिल गया इन द बिहाफ ऑफ, मैंने एआर कर्व के आधार पर मैंने एमआर कर्व को ड्रा किया। क्लियर है? चलो, अब आपने देखा कि ये जो विखंडन है, ये डॉटेड पॉइंट से आपको दिखाई पड़ रहा है। इट विल बी डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ किंग्ड, किंग्ड की डिग्री पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपको पोर्शन को, मैंने प्राइस को क्या कहते हैं, प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि प्राइस फिक्स होता एट के पॉइंट पर, के पॉइंट पर फिक्स होता, इसलिए प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ओपी लाइन ड्रा कर दिया। और क्योंकि आपको पता है कि ओपी जो प्राइस होता है वो किंग पॉइंट पर, जहां पर क्या होता, मांग वक्र झुका होता, किंग्ड पॉइंट पर ये स्थिर होता, इसलिए आपने ओपी प्राइस लाइन को ड्रा कर दिया। ठीक है, तो यानी अब क्या होगा, और जब मैंने सीमांत आगम रेखा मार्जिनल कॉस्ट को खींचा, मैंने अपनी सुविधा के लिए एसी वक्र को नहीं ड्रा किया, केवल मैंने सीमांत लागत वक्र को ड्रा किया। और जब पीएम सुईजी ने ओलिगोपोली मार्केट के अंतर्गत सीमांत लागत वक्र को ड्रा किए, तो उनको सबसे बड़ी विशेष बात लगी कि वो सदैव विखंडित भाग से ही होकर के जा रहा था। ये सीमांत लागत कर्व जो होता है, वो सीमांत लागत कर्व ये विखंडित पार्ट से ही होकर के जा रहा था। ठीक है, ये विखंडित पार्ट से होकर के जा रहा था। अब देखिए यहां पर ई पॉइंट है, ई पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है।
क्लियर है ना? तो यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका विखंडित पोर्शन में डॉटेड पॉइंट है और एमआर दोनों बराबर है, अतः फर्म OX वस्तुओं का उत्पादन करती है। कितना? ओलिगोपोली फर्म का आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा OX विल बी आउटपुट। ठीक है, और प्राइस आपने ओपी देखा है कि जो फिक्स होता है। तो एक रिजल्ट क्या निकला कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो विखंडित भाग से ही सदैव होकर के गुजरेगी। ये आप नोट रखिएगा कि ओलिगोपोली के अंतर्गत सीमांत लागत सदैव विखंडित पोर्शन से होकर निकलेगी। यही एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सीमांत लागत ओलिगोपोली फर्म के अंतर्गत कहां से होकर के गुजरती है, तो आप तो कहोगे एमआर को काटती हुई निकलती है। नहीं, एक्यूरेट आंसर होगा जहां से वो विखंडित होगी एमआर रेखा, वहां से होकर के सदैव एमसी कर्व जाती है और वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट विखंडन पर ही होता है कहीं ना कहीं। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हरदम क्या होता है? विखंडित पोर्शन पर होता है, ना कि ये जो ऊपर वाला सीधी रेखा आपका है इस पर, और ना कि नीचे वाला जो सीधी रेखा पोर्शन होता है इस पर भी कहीं नहीं होता है। तो आपने अब सीखा क्या कि चलिए सर हमने सीख लिया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने निकालना अब सीख लिया है। ठीक है, तो ओलिगोपोली में जो संतुलन का डायग्राम है ये आपका संतुलन का डायग्राम बन जाता है। आपको मुझे लगता है संतुलन अब आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, अब आप इजीली संतुलन निकाल सकते हैं। अब आपको संतुलन निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब प्रश्न उठता है, अर्थशास्त्रियों ने एक डिस्कशन किया कि आप कह रहे हो कि प्राइस रिजिड रहेगा, ठीक है, प्राइस स्थिर रहेगा। अब लागत सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की लागत बढ़ती है, आपने देखा होगा नॉर्मल में, जब किसी वस्तु की लागत बढ़ती है तो उत्पादक क्या करता है? उस वस्तु का मूल्य बढ़ा देता है। आपने नॉर्मल सिद्धांत ये देखा कि जब किसी वस्तु की लागत बढ़ती है तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो प्रोड्यूसर अपने जेब से थोड़ा देगा। आप ही बोलिए। ठीक है, और जब किसी वस्तु की लागत कम होती है तो उस वस्तु का मूल्य भी प्रोड्यूसर कम कर देता है। आपने ये देखा होगा नॉर्मल जो मार्केट होता है। तो क्या इकोनॉमी में, ओलिगोपोली इकोनॉमी में इस प्रकार का बिहेवियर पाया जाता है? अगर बिहेवियर पाया जाता है तो प्राइस रिजिडिटी क्या हो पाएगी? क्या प्राइस स्थिर सदैव बना रहेगा? और अगर ठीक है ये प्राइस रिजिड ही रहेगा तो क्या इन लागतों को, जो लागतें बढ़ी हैं, इनको पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? ये दो बड़े प्रश्न उठ जाते हैं कि लागत बढ़ती है तो मूल्य के माध्यम से ये उपभोक्ताओं पर टाल देता है प्रोड्यूसर, और लागत घटती है तो प्राइस को कम कर देता है ताकि उसके ग्राहक बढ़ जाएं। लेकिन जब आपने प्राइस रिजिडिटी की बात करते हैं, प्राइस स्थिरता की बात करते हैं, और प्राइस, ये सिद्धांत तो कहता है कि लागत बढ़ने से प्राइस बढ़ना चाहिए, लागत घटने से प्राइस घटना चाहिए, तो फिर आपका अगर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, पहला ये प्रश्न हमको चाहिए। दूसरा, अगर नहीं बढ़ता है तो आखिर ये जो बढ़ी हुई लागत है इसको कौन बियर करेगा? ठीक है, तो मैं अब डिस्कस करना चाहता हूं, इफ चेंज इन कॉस्ट व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन ओलिगोपोली फर्म। यदि लागतों में परिवर्तन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप ओलिगोपोली फर्म के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, इसका हम लोग अब अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए, ये आपका AR कर्व है जो आपने देखा, किंगड है, डिमांड कर्व है, ये मांग रेखा है, ये आपका विकुंचित है। इसके आधार पर हमने MR रेखा प्लॉट करने की बात कही, MR रेखा मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक है, विखंडित MR मुझे मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया? AR हो गया, और ये आपका MR हो गया, विखंडित हो गया, और ये देखिए आपका विखंडन पॉइंट है जो डॉटेड के रूप में आप देख सकते हो। क्लियर है? चलो, इसको हमने नीचे आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, आपका ऊपर हमने प्राइस की बात करते हैं। प्राइस कहते हैं कि के पॉइंट पर प्राइस ऑलवेज फिक्स होता है, देन प्राइस विल बी ओपी प्राइस होगा। ठीक है, एंड OX विल बी आउटपुट होगा, OX आउटपुट होगा। अब हम क्या करते हैं कि आपने देखा कि अगर इकोनॉमी में ये मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट और MR दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होता है? E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट रहता है, जहां पर MR
इक्वल टू एमसी होता है, एमआर इक्वल टू एमसी होता है, वहीं पर हमको इक्विलिब्रियम मिल जाता है, इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार ओपी प्राइस एंड ओएक्स मात्रा आपको मिल जाती है। ओपी प्राइस एंड ओएक्स जो क्वांटिटी है ये प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? अब मान लीजिए कॉस्ट कम हो जाती है, लो कॉस्ट कम हो गई, एमसी से कितनी हो गई, MC1, लागत क्या हो गई, कम हो गई, तो नया संतुलन बिंदु कहां पर आ जाएगा, E1 पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो अब बताइए जब E1 पे आ जाएगा तो E1 विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर MR इक्वल टू MC1 है, और यहां से E1 पॉइंट से आप लंब डालोगे तो यही उत्पादन होगा और यही आपका मूल्य होगा, तो यानी उत्पादन प्राइस एंड आउटपुट पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। प्रश्न क्लियर है? लागत यदि घटती है या लागत बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के मूल्य तथा उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये रिजल्ट आप बहुत याद रखिएगा कि यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत यदि लागतें कम होती हैं, लागतें बढ़ती हैं या लागतें मॉडरेट होती है, कोई लागतों में परिवर्तन होता है तो मूल्य तथा मात्रा में क्या परिवर्तन होता, तो आपका आंसर होगा ना तो मूल्य में कोई परिवर्तन होगा ना ही आउटपुट में कोई परिवर्तन होगा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो प्राइस चेंज होगा ना तो आउटपुट चेंज होगा। ये आंसर आप नोट रखिएगा। फिर केवल जो विखंडित भाग है वहीं पर एमसी ऊपर या नीचे रन करेगी, उसके ऊपर और नीचे नहीं जा सकती है। अब आपका प्रश्न दिमाग में चल रहा होगा, सर अगर मार्जिनल कॉस्ट रेखा यहां आ जाए, आप देख रहे हैं ना, मैं ये प्लॉट कर रहा हूं एक नई लाइन कि सर अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ ही जाए, मान लो ये विखंडित भाग से, आवश्यक नहीं कि इस विखंडित भाग पे रहा है, मान लो कभी बढ़ जाए और यहां पर आ जाए, तो इसका आंसर है कि वो फर्म ओलिगोपोली से बाहर हो जाएगी और उसे ओलिगोपोली इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी लागत बहुत है और अब जब ओलिगोपोली छोड़ दी तो ओलिगोपोली की पार्ट कहां रही, यानी रिजल्ट क्या निकला कि ओलिगोपोली के अंतर्गत जो भी फर्म रहेगी उसकी जो लागत होगी वो यहीं पर मूव करेगी, इसी के बीच में कहीं ना कहीं रहेगी। दूसरा, अगर आपकी सीमांत लागत क्या होती है, घट जाए, बहुत कम हो जाए सीमांत लागत, घटने के बाद आप आ जाओ यहां पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आ जाओ, आप यहां पर आ जाओ, देखिए यहां पर आ गए, आप आ गए, तो क्या सर क्या करेंगे, तो ये फर्म हट जाएगी ओलिगोपोली से, और अब बताओ क्या करेगी, जब किसी फर्म की लागत इतनी कम हो जाती है तो ये अपने आप को मोनोपोली घोषित कर देगी। प्रश्न याद है, अगर लागत इतनी घट जाती है कि एमआर के विखंडित के आगे वाले भाग को टच करके काट के जाने लगेगी, तो याद रखना वो फर्म मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाएगी। भैया हम ग्रुप में क्यों रहें, मैं ओलिगोपोली में क्यों रहूं, मेरी लागत बहुत कम है, मेरे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मैं मोनोपोली में क्यों ना कन्वर्ट हो जाऊं। तो रिजल्ट फिर से क्या निकला कि जो अगर लागत इस पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में गई तो वो फर्म हट गई, तो ओलिगोपोली का पार्ट नहीं रही, क्यों, क्योंकि वो कॉस्ट बियर नहीं कर पा रही है। और अगर आप कहां पर आ जाते हो, और अगर आपकी लागतें इतनी घट जाती हैं कि आप E1 के नीचे जो ये ढाल वाला पोर्शन है यहां पर आपकी लागतें आ जाती हैं, तो आपकी फर्म मोनोपोली के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और वो ओलिगोपोली के अंतर्गत स्टडी नहीं की जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि वो आपकी जो फर्म होगी उसकी सीमांत जो लागत होगी वो सदैव डॉटेड पॉइंट यानी विखंडित भाग से ही होकर के गुजरेगी। ये पॉइंट आप बहुत नोट रखिएगा, ठीक है। और ये पॉइंट को आप नोट रखिएगा कि अगर बहुत ज्यादा घट जाती है, हो सकता गवर्नमेंट स्पेशल प्रोटेक्शन देने लगे,
ठीक है, तो कॉस्ट बहुत मिनिमम हो जाएगी, तो फर्म फिर ओलिगोपोली ना होकर के मोनोपोली में अपने आप को कन्वर्ट करने का प्रयास करेगी। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। क्लियर है? तो अब आपको रिजल्ट आया, तो सर ये जो मार्जिनल कॉस्ट है तो उसको कौन बियर करेगा? इसको प्रोड्यूसर बियर करेगा। तो रिजल्ट क्या निकला कि लागतों में हुए परिवर्तन को, अगर लागतें घटती हैं तो प्रॉफिट के रूप में फर्म को फायदा होगा, और अगर लागतें बढ़ती हैं तो लागतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप फर्म को कुछ हानि होगी। हानि का मतलब लाभ कम मिलेगा। कोई फर्म हानि में तो काम करती नहीं, लाभ की मात्रा कम हो जाएगी। कौन सा लाभ? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप फर्म ही इन लागतों की वृद्धि या कमी को एडजस्ट करेगी, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में जैसे एडजस्ट किया जाता है वैसे यहां पर भी एडजस्ट किया जाएगा। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन में अगर लागतों में वृद्धि होती है तो इंडस्ट्री के प्राइस में कोई फर्म चेंज नहीं करती, अपने जेब से उसको देना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहां पर भी उसका बिहेवियर हमको देखने को मिलेगा। पॉइंट नोटेबल है? पॉइंट क्लियर होगा आपका? ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आता है कि अगर मांग में परिवर्तन हो तो क्या होगा? मांग में परिवर्तन हो तो क्या होगा? जबकि हमने लाइफ में देखा है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ठीक है, अभी देखो ठंड आ रही है, ठंड में स्वेटर की मांग बढ़ जाएगी तो स्वेटर का प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, मांग कम हो जाती है तो अभी ठंड खत्म होने दो, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से प्राइस घटेगा। तो आपने तो कहा कि अल्पाधिकार के अंतर्गत प्राइस रिजिड होता है, मूल्य जो होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, तो फिर क्या ये सिद्धांत काम करेगा कि नहीं करेगा? और अगर करेगा तो ओलिगोपोली फर्म कैसे एडजस्ट करेगी? इस प्रश्न का जवाब हमको चाहिए। तो इसके लिए जो पीएम थे उन्होंने अपना सिद्धांत डायग्राम के माध्यम से बताया कि जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो उसके कारण केवल आउटपुट बढ़ेगा, ना कि प्राइस। प्राइस फिर भी रिजिड रहेगा, प्राइस फिर भी स्थिर रहेगा। ये पॉइंट इन्होंने बोला। ठीक है, ये देखिए आपका मांग वक्र है, एआर कर्व है, प्रारंभिक एआर कर्व है, दैट इज एआर कर्व आपका AR1 है। इसके आधार पर जब हमने एमआर वक्र ड्रा किया तो एमआर वक्र मुझे विकुंचित प्राप्त हुआ, एमआर वक्र मुझे प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या किया? ये विखंडित भाग है, जो आपने विखंडित भाग ए बी के रूप में देख सकते हो, ये विखंडित पोर्शन है। ये आपका मूल्य है, ये मूल्य आपका हो गया कि ये आपका प्रारंभिक स्तर में मूल्य है, ओपी प्राइस है। ठीक है, ओपी प्राइस है। ठीक है, और ये मैंने क्या कहा कि इस विखंडित पोर्शन से ही एमसी होकर के गुजरेगी, यानी उत्पादन यहीं पर होगा, यानी जहां पर किंकट है उसके नीचे यदि मैं लंब डाल दूं तो वहीं पर उत्पादन मिल जाएगा, क्योंकि सीमांत लागत सदैव विखंडित पोर्शन से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि यदि मांग बढ़ जाए, लो मांग बढ़ गई। ठीक है, AR रेखा, AR1 रेखा शिफ्ट होकर के कहां चली गई? AR2 हो गई। क्लियर है? AR2 हो गई, मांग बढ़ गई, डिमांड आपकी बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने से AR कर्व राइट साइड की ओर शिफ्ट हो गई। जब राइट साइड की ओर शिफ्ट हो गई तो उसके परिणाम स्वरूप अब ये जो रेड लाइन की आपकी डिमांड कर्व है, जो ये आपका K पॉइंट पे किंकट था, ये K1 पॉइंट पे किंकट है, तो अब इसके आधार पर एमआर वक्र हम खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? चलिए, तो अब आपका ये जो मूल्य रेखा है, देखिए मूल्य तो वही रहा, देखिए किंक पॉइंट पर फिर से मूल्य आ गया। तो देखिए पहला जो मांग वक्र था, ये ब्लैक कलर से आपने देखा होगा AR1 रेखा, उसमें भी प्राइस यही है। और जब आपकी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाती है तो मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप भी मूल्य वही बना रहता। तो रिजल्ट क्या निकला कि जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाए या मांग घट जाए, लेकिन ओलिगोपोली के अंतर्गत प्राइस स्थिर ही रहेगा। अब इसके आधार पर मैंने एमआर को वक्र खींचा तो ये लाइन एक एक्स्ट्रा करके ऐड हुई, जो रेड कलर से आप देख सकते हो। ठीक है, आप फिर से देखो, ये देखिए ऊपर वाला जो ये पोर्शन रेड कलर की ये लाइन है, इस लाइन के आधार पर
ठीक है, इसके AR के आधार पर मैंने जब AR वक्र खींचा तो ये एक लाइन आ गई। ठीक है, ये MR वक्र है जो रेड रेखा के रूप में आ रही है, और जब इसको और मैंने क्या किया तो देखिए MR रेखा ये विखंडित प्राप्त हो गई, और विखंडन का मात्रा ये है ना, विखंडन का मात्रा। तो ये आपकी ड्रा हुई MR2। किसके आधार पे खींचे हमने, ये AR2 और MR2 खींचे, और ये इसका विखंडित पोर्शन है विखंडित पोर्शन। चलिए इस विखंडित पोर्शन, ये देखिए विखंडित पोर्शन, और देखिए ये सीमांत लागत है, ये सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट है। देखिए इसके विखंडित भाग से होकर के जा रहा था पूर्व में, अब देखिए इसके विखंडित भाग से भी होकर के जा रहा है, अर्थात उत्पादन OX1 से बढ़ करके उत्पादन कितना बढ़ जाता है, OX2 बढ़ जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था में आप क्या कहोगे कि जब इकोनॉमी में, ओलिगोपोली में डिमांड बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप प्राइस स्थिर रहेगा, प्राइस आपका क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन आउटपुट आपका डिमांड बढ़ने के साथ आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, उत्पादन आपका बढ़ जाएगा, और सीमांत लागत वक्र सदैव विखंडित भाग से ही होकर के गुजरेगी। सीमांत लागत वक्र सदैव विखंडित भाग से ही होकर के गुजरेगी। दैट इज वेरी नोटेबल पॉइंट हो जाता है। तो रिजल्ट क्या निकला कि अर्थव्यवस्था में लागतें अगर बढ़ती हैं तो लागत बढ़ने के परिणाम स्वरूप या घटती, लागत बढ़े या घटे, प्राइस एंड आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। प्राइस एंड आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। पहला रिजल्ट वेरी केयरफुली आप नोट करिए, वेरी केयरफुली आप नोट करिए कि लागत बढ़ने या घटने का ना तो मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, ना तो आउटपुट पर प्रभाव पड़ता है, आपने देखा। और दूसरा आपने देखा कि जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती या घटती है तो उसका प्रभाव प्राइस पर नहीं पड़ता, ये नोट करना, एंड आउटपुट पर इसका प्रभाव पड़ता, किस पे, केवल उत्पादन पे पड़ता। ये आपका हो जाता नो चेंज, बट ये चेंजेबल हो जाता। डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट आपका बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो आउटपुट घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार दो रिजल्ट आए जो PM सुईजी ने अपने सिद्धांत में बताया। क्लियर है? तो ये आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें कुछ मैटर तो आपको मिलेगा, कुछ मैटर आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, आप बहुत सर्च कर लीजिएगा, ये बुक्स में मैटर सब नहीं मिल पाएगा आपको प्रॉपर। ठीक है, तो ये सिद्धांत को केयरफुली आप देखिएगा, 2-3 बार आप देखिएगा, और मुझे लगता है कि अगर आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा तो ये लेक्चर आपका यहीं से हम समाप्त करते हैं। अब आपका